नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ऋषिपाल शर्मा का कुछ महीनों पहले नोएडा में कत्ल कर दिया गया। घटना है 10 मई की, 10 मई 2022 यानी 10 मई 2022। ऋषिपाल शर्मा अपने काम से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वो अपनी स्कूटी में थे और शाम के वक्त जैसे ही वो नोएडा के सेक्टर 94 में सुपरनोवा बिल्डिंग के करीब पहुंचे, अचानक पीछे से बाइक पर कुछ लोग आए और उन्होंने बिल्कुल क्लोज रेंज से ऋषिपाल शर्मा को एक गोली मारी और फरार हो गए। गोली लगते ही वो नीचे जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने जब उन्हें देखा तो उठाकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में वो तकरीबन 4 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे, संघर्ष करते रहे और आखिरकार 14 मई को उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। और इस तरह एक शख्स ऋषिपाल शर्मा का कत्ल कर दिया गया। ऋषिपाल बेसिकली एक ग्लास फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते थे और एक बहुत ही सादा सिंपल जीवन जीते थे। पुलिस ने जब इस कत्ल के सनसनीखेज मामले की तफ्तीश शुरू की, जांच शुरू की, तो पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में कोई हेडवे नहीं मिला, कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे यह पता चल पाता कि ऋषिपाल का कत्ल किसने किया। क्योंकि पुलिस को यह पता चला कि ऋषिपाल की अपने वर्क स्टेशन में किसी के साथ कोई कहासुनी, कोई दुश्मनी नहीं थी। वो जिस ग्लास फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पर भी उनकी छवि काफ़ी अच्छी थी। कोई लेन देन या रुपए पैसों का कोई बड़ा विवाद, कोई झगड़ा भी नहीं था। कुल मिलाकर एनिमिटी वाले सारे एंगल जो है वो पुलिस की तफ्तीश में फिल्टर होते गए, खारिज होते गए। अब पुलिस कुछ देर के लिए एक डेड एंड पर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मामले के पीछे कौन हो सकता है। पुलिस इसी बीच कुछ सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग कर रही थी जहां पर यह घटना हुई थी उसके आसपास की। और इस सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग में पुलिस को कुछ संदिग्ध लोग ठीक उसी वक्त बाइक से उस जगह से गुजरते हुए भी दिखे जिस वक्त ऋषिपाल की हत्या हुई थी। कहने का मतलब ये कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें भी कैद हुई थी, लेकिन ये लोग कौन थे, इनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान कर पाना अभी पुलिस के लिए एक चुनौती थी। ये काम पुलिस के लिए अभी बाकी था। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और उसने अपने मुखबिरों को ये पता करने की जिम्मेदारी सौंपी कि ऋषिपाल का कत्ल किसने किया हो सकता है। आमतौर पर जब मामले बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो पुलिस जो है अपने ट्रस्टेड मेथड यानी मुखबिरों के सहारे जानकारी जुटाने की जो प्रक्रिया होती है उसकी मदद लेती है, उस पर भरोसा करती है। और इस मामले में भी नोएडा पुलिस ने वही किया। मुखबिरों ने पुलिस को जो जानकारी दी उसके बाद शक की सुई खुद ऋषिपाल के परिवार की तरफ घूम गई। मुखबिरों ने यह बताया कि ऋषिपाल की बीवी पूजा, वो मैरिड तो ऋषिपाल के साथ है लेकिन उसका किसी और से भी अफेयर है। हालांकि इस जानकारी का डायरेक्टली कत्ल से कोई लिंक तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जब पुलिस को यह बात पता चली तो पुलिस को लगा कि इस मामले को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के कई मामले पहले देखे गए हैं जिसमें पत्नी किसी आशिक के साथ मिलकर या पति किसी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने लाइफ पार्टनर को या फिर अपने जीवन साथी को मरवा देता है। इस तरह की घटनाएं बहुत हमारे इर्द गिर्द हाल के सालों में बहुत बढ़ी हैं और ऐसी घटनाएं बहुत होती रही हैं। तो जब पुलिस को पूजा, जो उसकी बीवी है, उसके किसी और के साथ अफेयर होने की बात पता चली तो पुलिस ने फिर पूजा के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। जल्द ही पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की CDR निकाली और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की। जब पुलिस ने बड़ी बारीकी से पड़ताल की, उसको बहुत गौर से देखा, तो पुलिस ने देखा कि उसकी अखिल नाम के एक आदमी से, एक शख्स से लगातार जो है उसकी बातचीत होती है। एक आदमी से इतने फ्रीक्वेंट बातचीत की वजह जो है वो पुलिस को अब समझ में आ गई थी, क्योंकि मुखबिरों ने पहले ही पुलिस को यह टिप ऑफ दे दिया था कि पूजा का किसी आदमी के साथ अफेयर है। अब पुलिस ये पता करने में लगी कि क्या इस कत्ल के पीछे अकील का हाथ हो सकता है। पुलिस ने अब उसके मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई, नंबर उसका लिया और फिर उसका डंप डाटा भी पुलिस ने कलेक्ट किया। पुलिस ये देखना चाहती थी कि जिस वक्त ये हत्या की घटना हुई थी क्या उस इलाके में, उस विसिनिटी में अकील का मोबाइल नंबर था या नहीं था। और इस कोशिश में पुलिस को
एक कामयाबी मिली। पुलिस को एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, जहाँ पर यह घटना हुई थी वहाँ पर सिर्फ अकिल ही नहीं बल्कि पूजा का बेटा विशाल भी मौजूद था। और ये जानकारी पुलिस के लिए एक आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन थी। पुलिस शक तो पूजा पर कर रही थी, पूजा के बाद अकिल पर शक कर रही थी, लेकिन अब छानबीन में पता चला कि अकिल के साथ साथ पूजा का जो बेटा है विशाल, वो भी वहाँ मौका वारदात पर था। तो क्या इस कत्ल में अकिल और विशाल दोनों का हाथ था? पुलिस अब जल्द से जल्द अकिल को इंटरसेप्ट करना चाहती थी, विशाल को भी पकड़ना चाहती थी। इस कोशिश में पुलिस ने जाल बिछाया और चंद दिनों की मेहनत के बाद पुलिस अकिल को और विशाल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इसके बाद पुलिस ने जब उनसे इस कत्ल के बारे में पूछताछ की तो अकिल और विशाल ने यह बताया कि ये कत्ल उन्होंने खुद नहीं किया, बल्कि इस कत्ल के लिए उन्हें पूजा ने ही एक तरह से सुपारी दी थी। और इस सुपारी किलिंग में, इस हत्या में उनके साथ साथ एक और शख्स मेहंदी हसन भी शामिल है, जो एक पेशेवर कातिल है और सुपारी के तौर पर उसे 50,000 रुपये पूजा की ओर से दिए गए थे। अकिल और विशाल इस कत्ल के मामले में, इस कत्ल की घटना को अंजाम दिलाने में मेहंदी हसन की मदद कर रहे थे। इस तरह से तफ्तीश जब हुई तो तकरीबन पूरी कहानी साफ हो गई कि इस मर्डर की साजिश में टोटल 4 लोग शामिल थे। एक खुद ऋषिपाल की बीवी पूजा, दूसरा पूजा का बेटा विशाल, तीसरा पूजा का आशिक अकिल और चौथा मेहंदी हसन जो एक किराए का कातिल था। पुलिस इन 4 लोगों में से 2 को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, यानी अकिल और विशाल को, मगर न तो मेहंदी हसन का कुछ पता था और न ही पूजा का कुछ पता था। अब आप देखिए एक महिला कितनी शातिर थी जिसने न सिर्फ अपने पति का कत्ल करा दिया बल्कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती इससे पहले ही वो यहाँ से रफू चक्कर हो गई थी, फरार हो गई थी। अब पुलिस लगातार पूजा को ढूंढ रही थी और पूजा का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि उसका मोबाइल फ़ोन भी जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और खुद उसके बेटे विशाल को भी अपनी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह से तकरीबन 10 महीने गुजर गए। अभी इस मामले में साजिश का खुलासा तो हो चुका था, लेकिन इसके पीछे एक और लंबी कहानी है जिसका खुलासा होना बाकी था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पूजा की तलाश करते करते नोएडा पुलिस को 10 महीने का वक्त पूरा हो गया, गुजर गए और पूजा के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद अभी हाल ही में पूजा के बारे में मुखबिरों के जरिए नोएडा पुलिस को एक बार फिर से जानकारी मिली। ये पता चला कि पूजा जो है वो आजकल नोएडा में नहीं रहती है, कहीं बाहर रहती है, लेकिन अब वो नोएडा आने वाली है अपने वकील से कुछ बातचीत करने, कुछ कंसल्ट करने के इरादे से। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने फिर से जाल बिछाया और जैसे ही पूजा नोएडा पहुंची पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूरे 10 महीने बाद एक कातिल बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। अब चूंकि इस कत्ल का मास्टरमाइंड सामने आ चुका था तो पुलिस को उससे पूछताछ करनी ही थी। पुलिस को यह भी पता करना था कि यह साजिश उसने क्यों रची, कैसे उसने अकिल को, अपने बेटे को, इन सारे लोगों को इस कत्ल में तैयार होने के लिए राजी किया। ये सारी बातें अभी पुलिस को पता करनी थी। अब पूजा से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने जो कहानी सुनाई वो अपने आप में एक नई कहानी थी और चौंकाने वाली कहानी थी। पूजा ने यह बताया कि ऋषिपाल शर्मा से उसकी ये दूसरी शादी है। इससे पहले वो एक और शख्स के साथ मैरिड थी, उसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी और उसी आदमी से विशाल जो है उसका बेटा है। यानी विशाल ऋषिपाल शर्मा का बेटा नहीं है बल्कि उसके पहले पति का बेटा है। ऋषिपाल पूजा का दूसरा पति था। लेकिन ऋषिपाल से शादी करने के बावजूद और एक बार पहले पति से तलाक लेने के बावजूद पूजा जो है अकिल नाम के एक दूसरे आदमी के साथ इन्वॉल्व हो गई और उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। पूजा अब से कुछ समय पहले, जब यह घटना हुई थी उससे कुछ समय पहले अपोलो हॉस्पिटल में काम करती थी और इसी हॉस्पिटल में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात अकिल से हुई थी। अकिल अक्सर अपनी बीवी के इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल आया करता था और वहाँ बीमार बीवी एक तरफ बिस्तर पर पड़ी होती थी और दूसरी तरफ अकिल नाम का ये आदमी, ये शख्स पूजा के साथ जो है वो इश्क लड़ा रहा होता था। और पूजा जो खुद पहले
एक शादी के बाद तलाक ले चुकी थी, दूसरी शादी उसकी हो चुकी थी। वो अकील के साथ जो है वो लगातार उसके करीब आती गई और उनमें अफेयर शुरू हो गया, रिलेशनशिप बन गया। इसके बाद पूजा जो है वो चूंकि बेहद महत्वाकांक्षी थी, तो उसका इरादा था कि वो ऋषिपाल के पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, उसे हथिया ले। सच्चाई यह है कि वो प्यार अकील से करती थी और ऋषिपाल के जो भी माल असबाब है, ऋषिपाल की जो भी दौलत है, उसकी नज़र ऋषिपाल की दौलत पर थी। और ऐसे में उसने ऋषिपाल को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने ये सोचा था कि अगर वो ऋषिपाल की हत्या करा देगी तो उसकी सारी संपत्ति बीइंग अ लीगली मैरिड वाइफ पूजा की हो जाएगी और वो इस संपत्ति को अपने पास तो रखेगी ही, अकील के साथ भी शेयर करेगी और बेटा चूंकि उसके साथ ही रहता था तो बेटा भी उस संपत्ति को एंजॉय करेगा और इस कत्ल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये उसकी प्लानिंग थी और इसी प्लान के तहत उसने अकील से और अपने बेटे विशाल से बातचीत की और इन दोनों को ऋषिपाल की हत्या करने की सुपारी दी। इन्होंने ही मेहंदी हसन नाम के एक और आदमी को इस पूरे मामले में रोप इन किया, शामिल किया, जो एक पेशेवर किलर था। और इन तीनों ने मिलकर महज 50,000 रुपये इकट्ठा किए और 50,000 रुपये के बदले में एक आदमी ने दूसरे बेगुनाह आदमी का कत्ल करने का फैसला कर लिया। इसके बाद जो जानकारी ऋषिपाल के व्हेयरअबाउट्स की थी, मतलब वो कब दफ्तर जाते हैं, कब घर वापस आते हैं, उनका किसके साथ उठना बैठना है, रूट क्या रहता है, इसके बारे में खुद बीवी ने और बेटे ने कातिलों को इन्फॉर्म किया, मेहंदी हसन को और अकील को, और उसके बाद इन्होंने मिलकर कत्ल की साजिश रची और इस घटना को अंजाम दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि 10 महीनों तक ये पूजा कहाँ रही और वो क्या करती रही, कैसे वो गिरफ्तारी से बचती रही, कैसे पुलिस की निगाहों से छुपी रही। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि इन्हीं 10 महीनों में पूजा ने रुपए पैसे कमाने के लिए और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक और शिकार तलाश लिया था। पूजा नोएडा से माइग्रेट होकर हरियाणा के फरीदाबाद चली गई थी और फरीदाबाद में उसने एक मंदबुद्धि इंसान से, यानी जो मेंटली चैलेंज्ड है या समझ लीजिए कि पार्शियली मेंटली चैलेंज्ड है, वैसे एक इंसान से उसने शादी कर ली। उसने ये पता किया कि इस मंदबुद्धि इंसान के पास कितने रुपए पैसे हैं, क्या दौलत है, और इत्तेफाक से उसे ये पता चल गया कि वो ठीक ठाक प्रॉपर्टी का वारिस है। 40 लाख रुपए का तो उसका एक प्लॉट ही था। तब पूजा ने यह तय किया कि अब वो अपना नाम बदल लेगी और उसने साजिशन, चूंकि उसे एक तो उसे पुलिस से बचना था और दूसरा उसे इस इंसान के सामने अपनी नई पहचान जाहिर करनी थी, तो उसने बताया कि मेरा नाम पूनम है। और पूजा ने इस तरह से अपना नाम बदल लिया, पूनम बन गई पूजा से। और पूनम बनने के बाद उसने फरीदाबाद में एक इंसान से शादी कर ली, एक तीसरे शिकार से उसने शादी कर ली और उससे शादी करने के बाद पूनम ने उसके पास जो एक प्लॉट था, उस प्लॉट को 40 लाख रुपए में किसी के साथ बेचने के लिए डीलिंग भी कर ली। और डीलिंग करने के बाद अब उसका टारगेट ये था कि वो अपने तीसरे पति की जो संपत्ति है उसको बेचकर उसके पैसों पर ऐश करेगी। पहले ही वो अपने दूसरे पति का कत्ल कर चुकी थी, उसकी संपत्ति पर तो उसकी निगाह थी ही, लेकिन मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया क्योंकि कत्ल के मामले का खुलासा हो गया और पुलिस पूजा को ढूंढने लगी। मगर पूजा हार मानने वाली मेटल नहीं थी। उसने ये तय कर लिया कि मैं अब तीसरी शादी करके प्रॉपर्टी हथियाऊंगी। तो उसने तीसरी शादी भी कर ली और प्रॉपर्टी हथियाने की सारी ज़मीन वो तैयार कर चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो 40 लाख रुपए का वो प्लॉट बेच पाती, अपने तीसरे मेंटली चैलेंज्ड हस्बैंड को वो धोखा दे पाती, वो गिरफ्तार कर ली गई। और नोएडा पुलिस ने 10 महीने के बाद न सिर्फ ऋषिपाल के कत्ल के मामले में जो किंगपिन है, जो मास्टरमाइंड लेडी है, उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो कातिल औरत है या कातिल बीवी है, पूजा एलियस पूनम, उसका जो तीसरा शिकार है वो मंदबुद्धि आदमी, उसकी भी एक तरह से जान बचा ली। क्योंकि आने वाले दिनों में जो एक इंसान का कत्ल सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर सकती है, वो आने वाले दिनों में किसी दूसरे इंसान का कत्ल भी कर सकती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि पूनम ने जो है अपने पति का कत्ल करने की तैयारी थी और उससे पहले पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया और एक तरह से एक तीसरी घटना को होने से या तीसरे शिकार
को विक्टिमाइज्ड होने से पुलिस ने बचा लिया, तो ये बात भी शायद गलत नहीं होगी। इस मामले का, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋषिपाल के मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर लिया है, लेकिन अभी ये सच्चाई बाहर आनी बाकी है कि इस साजिश में शामिल जो एक चौथा किरदार है मेहंदी हसन, वो कहां पर है और उसकी गिरफ्तारी कब और कैसे मुमकिन होती है। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक ऐसी महिला के बारे में हमने आपको बताया जो ताबड़तोड़ शादियां कर रही थी और शादियां करके सिर्फ पतियों के जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो दौलत थी, उसे हथियाना ही उसका काम था। एक पति से तलाक ले चुकी थी, दूसरे का कत्ल कर चुकी थी और तीसरा उसके निशाने पर था, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उसकी जगह जेल में है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। वो कमेंट्स जो आपने मेरी पिछली स्टोरी पर किए थे, और आप लोग लगातार कमेंट करते हैं, न सिर्फ स्टोरी के बारे में जानकारी देते हैं बल्कि मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सारे लोगों का, जो भी लोग ये वीडियोस देखते हैं, ये स्टोरीज देखते हैं, चाहे वो कमेंट कर पाएँ या न कर पाएँ। तो लेकिन जो कमेंट्स आप लोग करते हैं उसे पढ़ने और आप लोगों से कम्युनिकेट करने का मुझे एक ज़रिया या बहाना मिल जाता है इस प्रोग्राम में। तो उसी के तहत आइए आप लोगों से कुछ और बातचीत करता हूं। दीपक रॉय जी का कमेंट आया है। उन्होंने कहा है, सर आई वॉच योर वीडियोज ऑलवेज एट आफ्टरनून आफ्टर मील एंड फेल्ट स्लीपिंग लिसनिंग टू योर वॉइस एंड स्टोरी। लव यू सर। थैंक यू वेरी मच दीपक रॉय जी, बहुत धन्यवाद आपका। मामोनी जी ने भी कमेंट किया है, इन्होंने नमस्कार भेजा है और अपना रिस्पेक्ट और लव जो है वो कन्वे किया है। थैंक यू वेरी मच। समीर हमारे एक दर्शक हैं, वो रेगुलर कमेंट करते हैं। उन्होंने ये बताया है कि इलिसिट रिलेशंस जो होते हैं, और ख़ासकर मतलब मैरिज के बाद वाले रिलेशन, मतलब जिसे कहते हैं ना अवैध संबंध, नाजायज़ रिश्ते, वो जो है अक्सर क्राइम की वजह बनते हैं। उन्होंने अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। हैट्स ऑफ टू हिज ऑनेस्टी। समीर ये कहते हैं कि उनका भी किसी मैरिड महिला के साथ जो है वो कुछ दिनों तक एक इंटीमेट रिलेशन रहा और इसी बीच उन पर उस महिला के पति ने हमला किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को बचाया उस हमले से किसी तरह से, और फिर उन्होंने इस अफेयर से दूरी बना ली। तो वाकई ये एक आई ओपनिंग कन्फेशन है हमारे दर्शक समीर का। आप सारे लोग, हम सारे लोग रैदर, जिसे कहते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ों से सबक लेने की ज़रूरत है। खालिद हैं हमारे दर्शक, उन्होंने लिखा, यू आर सुपर्ब बैनर्जी सर, थैंक यू वेरी मच। उमा शर्मा जी बेंगलुरु से रेगुलर कमेंट करती हैं और इन्होंने कहा है कि जन्मदिन जो मेरा था 12 मार्च को उन्होंने विश किया था, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो वो कह रही हैं कि कोई बात नहीं, मैं फिर विश करती हूँ आपको। तो आज देखिए 12 के बाद मेरे ख्याल से अब 20-21 तारीख हो गई है, आप लोगों का प्यार जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, आप लोग अभी भी जन्मदिन के लिए मुझे विश कर रहे हैं। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच उमा जी। और मैं उमा आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने जो बेंगलुरु की कहानी बताई थी, जिसमें एक के बाद एक महिलाओं की हत्या हो रही थी और उनकी लाश जो है ड्रम में भरकर किलर्स रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन की बोगी में रखकर चले जा रहे थे, वो स्टोरी हमने क्राइम तक पर इसी प्रोग्राम के तहत बताई थी, लोगों को सुनाई थी। आई होप कि आपने वो स्टोरी सुनी हो। अगर नहीं सुनी है तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके होम टाउन बेंगलुरु की वो कहानी है। अंजू निर्मला जी हैं, इन्होंने लिखा है, योर वॉइस इज़ नाइस, वेरी नाइस फ्रॉम झारखंड। इन्होंने अपने बारे में बताया कि वो झारखंड से हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रदीप कासवान जी, लव योर वॉइस, इन्होंने ये भी लिखा है। विजेंद्र सिंह जी, इन्होंने लिखा है कि इलिसिट रिलेशनशिप जो है कॉजेज क्राइम मोस्ट ऑफ द केसेस, कीप इट अप, मैनी थैंक्स। उन्होंने स्टोरी टेलिंग के बारे में ये कहा है कि ये सिलसिला मैं जारी रखूं और उन्होंने धन्यवाद कहा है। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से रेगुलर कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा है कि अपराध की इस तरह की घटनाओं के कारण आजकल हर एक शख्स को शक की दृष्टि से देखा जाता है, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है। बिल्कुल आपने सही बात कही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए शक करना अपने आप में एक अजीब सी बात तो ज़रूर लगती है कि आप किसी जेन्युइन या जिसे कहते हैं ना कि जो खरा सोना या एक सही इंसान होता है उस पर भी जो है आप शक करते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शक करने से आप थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। बेशक सामने वाले को फील ना हो, लेकिन अगर आपके मन में कोई शंका है तो वो शंका के साथ आपको कुछ दिनों तक रहना चाहिए, जब तक कि आप इंश्योर ना हो जाए, कंफर्म ना हो जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी बिल्कुल रिलैक्स्ड नहीं होना चाहिए। आज का ज़माना जैसा है, थोड़ा सजग सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मद शकील, गुड जॉब सुप्रतिम सर, इन्होंने लिखा है। प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। जर्मनी से परूप श्रेष्ठा जी हमें देखते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। अर्चना रोगडे जी, इन्होंने गुड आफ्टरनून, गुड जॉब लिखा है, थैंक यू वेरी मच। देशराज तोमर जी ने भी कमेंट किया है।
मामूनी दे हृदय के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है दादा लव यू, थैंक यू वेरी मच, लव यू टू ब्रदर, या अगर आप सिस्टर हैं तो सिस्टर। मैं एग्जैक्टली आईडी से ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें मामूनी भी लिखा हुआ है, देव मामूनी देव हृदय ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एनीवे, जिस तरह से आईडी में एक साथ नाम और सरनेम क्लब हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उससे उसको रिट्रीव करके समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अविनाश कुमार जी का कमेंट आया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। शंकरलाल विश्नोई जी, रितिका जी राजस्थान से लगातार जो हैं हमें सुनती हैं। हालांकि उन्होंने ये लिखा है कि आज से हम आपकी कहानियां देर से ही सुन पाएंगे, अच्छे दिन लद गए, बुरे दिन आ गए, कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू हो गई, सुबह 6 से शाम 7 बजे तक महाविद्यालय में टंगना होगा। मुझे 3 चीज़ों की चिंता रहेगी, पहली अपनी नींद, दूसरी आपकी कहानी, और तीसरा अपने प्राचार्य का तमतमाता चेहरे के साथ ये बोलना कि आ गई रितु शर्मा। अरे भैया अब तो सुधर जाओ, कितना लेट आती हो, ऐसे कैसे। खैर देखिए कितने लोग दिल खोलकर कमेंट लिखते हैं, और मुझे तो लगता है कि रितिका जी आपकी भी स्टोरी टेलिंग लाजवाब है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करने की सलाहियत है, और मेरा ये सजेशन है कि वक्त पर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है किसी को सिर्फ लेट आने की वजह से कुछ बोलने का मौका देना सही नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं कि घर संभालना फिर काम पर जाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो आप या हम कभी भी जब लेट होते हैं ना, तो वो कुछ मिनटों का ही मसला होता है। तो उस कुछ मिनटों को हम सब मैनेज कर सकते हैं अगर थोड़ा सा पहले से प्लानिंग करके चले। तो ये मेरा सुझाव है आपके लिए। बाकी जब भी वक्त मिले कहानियाँ सुनिए, आई होप कि ये थोड़ा सा आपको रिलैक्स तो करेगा ही। ननू राय जी का कमेंट आया है, इन्होंने राम राम कहा है, मेरी ओर से भी राम राम आपको। सुनीसा सबा इन्होंने लिखा है कि आपकी कहानी का रोज़ इंतज़ार रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आयशा अख्तर जी ने भी कमेंट किया है। मरियम मोहम्मद जी रेगुलर कमेंट करती हैं। विनीत रैना जम्मू से कमेंट करते हैं। नवीन दर्जी जी गुजरात अहमदाबाद से हैं, उन्होंने कहा है कि रॉ और मोसाद की कहानियाँ सुनाइए अपने बर्थडे। उन्होंने कहा कि गुजरात से क्या सर, मेरे बर्थडे पे रॉ या मोसाद की कहानियाँ 12 अगस्त को है इनका बर्थडे। एनीवे देखिए क्या है, रॉ और मोसाद की बहुत सारी कहानियाँ मेरे ख्याल से शमसर ने आप लोगों को ऑलरेडी सुनाई है, तो मैं वही कहानी यहाँ आकर सुनाऊंगा, रिपीट करूंगा तो शायद आप लोगों को उतना मज़ा नहीं आए। तो इसीलिए मैं इस तरह की कहानियों से बचता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ जो आप लोगों ने न सुनी हो। इसके बावजूद कई बार ऐसा हो जाता है कि पुरानी कहानियाँ भूले भटके या गलती से आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ और थोड़ा आप लोगों के गुस्से का शिकार भी बनता हूँ। इमरान अली जी ने भी कमेंट किया है। अनमोल जैन जी का कमेंट आया है। रिजवान परवीन जी, इनका भी कमेंट है। इन्होंने कहा है कि कहानियों के बीच बीच में कहीं कहीं आप उर्दू के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो कहानी में 4 चांद लग जाती है। माशाअल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतनी तारीफ़ों के लिए। सुरेश परिहार जी एमपी उज्जैन से, सुरेश परिहार जी रेगुलर कमेंट करते हैं और हमेशा कमेंट करने के साथ ही ये जय श्री महाकाल का उद्घोष भी करते हैं। इसी तरह से इनका अभिवादन करने का अंदाज़ भी है। मेरी ओर से भी आपको जय श्री महाकाल मैं आपको विश करता हूं और मतलब भगवान श्री महाकाल के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपको वो हर खुशी मिले जो आप चाहते हैं। प्रणाम, नहीं, प्रणव माथुर जी, इन्होंने जो इलिसिट रिलेशंस के मामले हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए ऐसा होता क्यों है का मेरे हिसाब से तो जवाब ये है कि इंसान के लिए जो भी चीज़ें पाबंदी वाली हैं, इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वो उन पाबंदी वाली चीज़ों में ही जो है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और ज़्यादा करता है। लेकिन ये भी सच है कि जब जब इन्वॉल्व होता है तब तब वो अपने लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करता है, चाहे कानून तोड़ने की बात हो, चाहे रिश्तों की बात हो। तो इसीलिए सिवाय अपने विवेक को जागृत रखना और अपने आप को ये याद दिलाते रहना कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है, इस तरह की घटनाओं को रोकने का और कोई ज़रिया या तरीका नहीं है। ये इस तरह की घटनाएं जो इलिसिट रिलेशनशिप होती हैं और उसकी वजह से जो अपराध की घटनाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से ही काबू की जा सकती है, ये मेरा सोचना है। जुनैद अंसारी साहब का भी कमेंट आया है। जैन भारत के नाम से भी आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। दीपक संगीता हेगड़े जी ने भी अपनी बात रखी है। रेखा भट्ट जी लगातार कमेंट करती हैं, बहुत धन्यवाद आपका। अजहर मंसूरी साहब, मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी, सुनील कुमार, अजहर मंसूरी का मैंने जिक्र कर ही लिया।
स्वादेर बहार बांग्ला के नाम से एक आईडी है। पत्नी जी को सबसे बड़ा सज़ा देना चाहिए, इन्होंने ये कहा है। सज़ा देने की भी बात कह रही हैं और सम्मान भी दे रही हैं। चलिए ठीक है, सम्मान देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई गुनहगार है, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, लेकिन सारे कमेंट्स एट वन गो पढ़ना मुमकिन नहीं है, ये आप जानते हैं। लेकिन इसी तरह से आप अपने कमेंट्स और अपने प्यार का सिलसिला बरकरार रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपने आप को बहुत सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।